नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम क्षितिज भाग 2 में यशपाल जी की कहानी लखनवी अंदाज देख रहे थे। वो कहानी हम आज आगे देखेंगे। हम लोगों ने देखा था कि लेखक रेलवे में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने सेकंड क्लास में यात्रा नहीं करना यह सोचा था। फिर यह सोचकर कि भीड़ से भी बच जाएगा, कहानी के संबंध में भी सोच सकेंगे और प्राकृतिक दृश्य खिड़की से देख सकेंगे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट ही रही थी, भागकर सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए। लेखक को अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन उसने देखा कि एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी अंदाज में एक सफ़ेद पोश सज्जन पलाथी मारे बैठे हुए थे, जिनके सामने तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक का सहसा आ जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब ने लेखक के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई और न लेखक ने ही परिचय करने का प्रयास किया। लेखक ने उनकी तरफ से आंखें चुरा ली। लेखक सामने बैठे नवाब साहब के चेहरे के भाव परिवर्तन को देख रहे थे। वो सोचने लगे कि नवाब साहब की किफ़ायत की दृष्टि से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कोई सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ उन्हें देखे। सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। लगता है अब उन्हें किसी के सामने खीरा खाने में संकोच लग रहा होगा। नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते रहे और स्थिति पर विचार करते रहे। एकाएक भाव परिवर्तन करते हुए लेखक से खीरे के शौक फरमाने के लिए कहा। लेखक को नवाब साहब का भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया खाने से और कह दिया, शुक्रिया, आपने पूछा उसके लिए आपका धन्यवाद। शुक्रिया अदा करते हुए कहा, किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब कुछ और देर खिड़की के बाहर देखकर कुछ निश्चय कर नीचे रखे पानी से भरे लोटे से खीरे को धोए, तौलिए से पोंछे, जेब से चाकू निकाला, उनके सिर काटे, गोंडे झाग निकाला, छीले और फाके काट कर तौलिए पर अच्छे से रख दिए। नवाब साहब ने फाकों के ऊपर जीरा, मिला, नमक और लाल मिर्ची की बुरकी डाली। लेखक उनकी चेहरे के बदलते स्वरूप को क्या कर रहे थे, देख रहे थे। उनसे ऐसा लग रहा था कि नवाब साहब के मुंह से खीरे के रसास्वाद की कल्पना से ही पानी आ रहा है। वो खीरे को देख के ही उनके मुंह में क्या छूट रहा है, पानी छूट रहा है। जैसे ही हम इमली देखते हैं या कोई खट्टी चीज़ देखते हैं तो खाने का मन हो जाता है कि नहीं, उसी तरह अब आगे देखते हैं। एक बार नवाब साहब ने फिर लेखक की ओर देखा और कहा, वल्ला शौक फरमाइए। लखनऊ का वालम खीरा है, मतलब खीरे की एक जाति है। अलग अलग प्रकार के खीरे होते होंगे मित्रों, इसलिए उन्होंने कहा कि लखनऊ का बालम खीरा है। अब आगे की कहानी देखते हैं मित्रों हम लोग। देखो, आप चित्र में देख सकते हो, सामने एक तौलिया रखा हुआ है, उस पे खीरे के टुकड़े रखे हुए हैं।
और सामने नवाब साहब बैठे हैं। एक और कौन बैठा है? लेखक बैठे हुए हैं। अब नवाब साहब का हमें नवाबीपन देखने को मिलेगा। चलो मित्र देखते हैं। नमक मिर्च छिड़क कर दिए जाने से ताजे खीरे की पनिहाटी फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। खीरे कैसे थे? ताजे थे। उनके ऊपर क्या डाल दिया था कि नमक मिर्च डाल दिया था, और खीरे के ऊपर नमक मिर्च डाल देने के बाद उसमें से क्या छूटता है? पनिहाटी, मतलब पानी छूटता है। और उसे देखकर मुंह में क्या आ रहा था? पानी आ रहा था, मतलब जी ललचा रहा था। लेखक का भी जी ललचा रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। उन्होंने मना कर दिया था। नवाब साहब ने उन्हें 2 बार पूछा था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया था। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। निभाना मतलब निभाना। आत्मसम्मान, हमने एक बार किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, फिर वापस वो चीज़ लेंगे? नहीं लेंगे। उत्तर दिया, शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया मतलब धन्यवाद। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब मतलब इच्छा करना, इच्छा नहीं है खाने की, लेखक कह रहे हैं। मैदा भी जरा कमज़ोर है। मैदा मतलब पेट या आमाशय कैसा है? कमज़ोर है। किबला शौक फरमाइए, आप खाइए। नवाब साहब ने शत्रुन आँखों से नमक मिर्च के सहयोग से चमकते खीरे की फाकों की ओर देखा। शत्रुन मतलब इच्छा सहित। उनकी किसकी ओर देखा? तो खीरे की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खिड़की के बाहर देखकर उन्होंने लंबा सा श्वास लिया। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए। फिर खीरे की एक फाक को उन्होंने उठाई और अपने होठों तक ले गए। अब होठों तक ले गए तो मित्रों क्या करेंगे? वो खाएंगे ना, कि नहीं खाएंगे? चलो आगे देखते हैं। फाकों को सूंघा, उन्होंने सूंघा। स्वाद के आनंद में पलके बूंद गई। स्वाद के आनंद में पलके क्या हो गई? बूंद हो गई मित्रों। ऐसा कहाँ है? मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। मुंह में पानी छूट गया था, उसे क्या करना पड़ा? गले के नीचे उतारना पड़ा। तब नवाब साहब ने फाकों को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। उन्होंने खाया नहीं मित्रा, क्या कर दिया? फेंक दिया। पहले तो उन्होंने उसे देखा, फिर सूंघा, फिर होठों एक लंबी सी श्वास ली, और फिर उठाया, होठों तक ले गए, सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें बूंद गई, और फिर उन्होंने खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। उसी तरह उन्होंने सारी फाकों को वैसे ही किया। क्या किया? तो केले नमक मिर्ची डाले हुए खीरे की ओर एक बार देखा, फिर खिड़की के बाहर देखा, फिर एक श्वास लिया, फिर एक एक फाक उठाई और एक एक फाक को क्या करते गए? सूंघते गए, स्वाद का आनंद लेते गए, और फिर उसे बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की जब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा। गुलाबी आंखों से मतलब प्रसन्नता से। उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। फाके खाई नहीं, बाहर फेंक दिया। उन्होंने अपनी नवाबी दिखाई कि देखो नवाब लोग ऐसे होते हैं कि खाना खाते नहीं, उसे सूंघ के ही पेट भर लेते हैं। और वो क्या कर रहे हैं? खुश हो रहे हैं और लेखक की ओर देखते हैं, मानो कह रहे हैं यही है खानदानी रईसों का तरीका, यही है नवाब लोगों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा।
वो क्या कर गए, वहाँ पे लेट गए। लेखक ने तस्लीम मतलब के सम्मान में अपना सिर क्या कर दिया, झुकाया। नवाब है तो चलो इतनी इज्जत दे देते उन्हें, तो उन्होंने उनके सम्मान में सिर झुका लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब। तहजीब मतलब शिस्तता, नफासत और नजाकत। नजाकत मतलब कोमलता। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस मतलब बढ़िया या अब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। फिर लेखक सोचते हैं, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर मतलब पेट। अब उन्होंने खाया तो नहीं, उसे उठाया, होठों तक ले गए, सूंघा और फिर खिड़की के बाहर फेंक दिया, तो इससे उनका पेट भर गया होगा। लेखक ऐसा सोच रहे हैं। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। देखो, पेट भी भर गया। लेखक तो खाली सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने तो एक बड़ी सी डकार भी ले ली। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील। नवाब साहब बातें कर रहे थे लेखक से, उनकी ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है मतलब स्वादिष्ट होता है खाने में। शकील मतलब आसानी से न पचने वाला, वो पेट में आसानी से पचता नहीं है। कई बार हम ज़्यादा खीरा खाने से पीठ हो जाता है, पीले कलर का प्रोडक्ट। ना मुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। मैदे मतलब पेट पर क्या कर देता है, बोझ भी डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु मतलब ज्ञान की आंखें खुल गई। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। लेखक को एक कहानी मिल गई, तभी तो उन्होंने लिखा लखनवी अंदाज। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? अब कहानी बनने के लिए क्या चाहिए? क्योंकि एक विचार चाहिए, घटना चाहिए और पात्र चाहिए। कहानी के लिए इतनी चीज़ें ही क्या है, ज़रूरी है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि एक अच्छी सी क्या बन सकती है, कहानी बन सकती है। तो यहाँ पे मित्रों हमारा पाठ खत्म होता है। अब हम मित्रों सवाल जवाब देखेंगे। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? किसी के चेहरे से हमें क्या पता चल जाता है कि वो व्यक्ति हमसे बातें करना चाहता है या नहीं करना चाहता है? कई बार हम वो व्यक्ति को बार बार पूछते फिर भी वो जवाब नहीं देता है, तो हम समझ जाते हैं कि उससे बातें नहीं करनी है। तो यहाँ पे लेखक जब सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े तो उनको देखकर नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष का भाव छा गया, क्योंकि दोनों व्यक्ति ऐसे थे जो कैसे अकेले सफ़र करना चाहते थे, इसलिए उनके चेहरे पे असंतोष का भाव छा गया। उन्हें लगा कि उन्हें एकांतवास में खलेल पड़ गया हो। वे अनमने होकर खिड़की के बाहर झांकते रहे और लेखक को ना देखने का नाटक करने लगे। नवाब साहब के इन हाव भावों को देखकर लेखक ने अनुमान लगा रहा था कि वे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। दूसरा सवाल, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंतः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे भाव को इंगित करता है? तो नवाबों की आदत है
अपनी शान शौकत का प्रदर्शन करना। उन्हें प्रदर्शन करने के लिए ही खीरा काटा, नमक मिर्च भुरका अतः सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। वास्तव में वे अपनी नवाबी का प्रदर्शन करने के लिए ही उन्होंने खीरे को सूंघकर फेंक दिया। उनके अनुसार खीरा जैसी तुच्छ वस्तु खाकर अपना तौहीन नहीं करना चाहते थे। खीरा खाकर पेट भरना आम लोगों की बात है। उनका ऐसा करना नवाबी झाड़ना या अमीरी का प्रदर्शन करने का संकेत है। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? शायद यशपाल जी के इस विचार से मैं सहमत नहीं हूँ। हर कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता ही है। उसमें पात्र और घटनाओं, विचारों की प्रस्तुति होती है। इसमें किसी चरित्र का वर्णन होता है। उन सभी के कारण कहानी में रोचकता आती है। पाठों को पढ़ने की जिज्ञासा होती है। कहानी में यह सब न होने पर कपोल कल्पना मात्र बन जाएगी। इसलिए मेरे अनुसार कहानी में विचार, घटना, पात्र का होना आवश्यक है, तभी कहानी क्या बनती है? रोचक बनती है। आप इस निबंध को क्या नाम देना चाहेंगे? वो तो आप मित्रों खुद ही देंगे, है ना। ठोठा चना बाजे गना आप बोलते हो ना। रचना और अभिव्यक्ति में देखते हैं। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। नवाब साहब ने सबसे पहले तो क्या किया? 2 खीरों को खिड़की से बाहर धोया। उसके बाद उन्होंने तौलिए से अच्छी तरह से उसे पोंछा। अपनी जेब से चाकू निकाला, खीरे के सिर काटकर उसे अच्छी तरह से घूनकर झाग निकाला, फिर उसे काटकर फेंक दिया। उसके बाद खीरे को सावधानी से छीला, उसकी फाके काटकर तौलिया छीनकर उसे करीनी से सजा देते हैं, अच्छी तरह से रख देते हैं। फिर फटी हुई फाकों पर जीरा मिश्रित नमक मिर्च छिड़का। इस प्रकार नवाब साहब खीरा खाने की तैयारी करते हैं, किंतु मन ही मन उनका रसास्वाद करते हैं। एक खीरे की फाकी उठाकर सूंघते हैं और खिड़की के बाहर फेंकते जाते हैं। किन किन चीज़ों का रसास्वाद करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हो? अब फल फ्रूट खाने के लिए, भोजन के साथ सलाद आदि खाने के लिए हम अपने से तैयारी करनी पड़ती है। फल खाने के लिए पहले पानी से अच्छी तरह धोकर, फिर काटकर प्लेट में अच्छे से सजाकर उस पर नमक मिर्च स्वाद अनुसार छिड़क देते हैं। फिर उसे क्या करते हैं? खाते हैं। इस प्रकार भोजन के साथ सलाद खाने के लिए इसी प्रकार की तैयारी करने खाने योग्य बना जाता है। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और सी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना होगा। किसी एक के बारे में लिखिए। अब नवाब साहब के बारे में लिखना है, आपने सुना होगा। जिस तरह यहाँ पे नवाब साहब ने क्या किया, खीरे खाना नहीं था तो उसे धोकर छीलकर उस पर नमक मिर्च छिड़कना जरूरी था? नहीं था। ऐसे कई सनक और शौक के विषय में हमें जानकारी है। उनमें से एक है, नवाब लोगों में दिखावे की संस्कृति होती है। वो दिखावा ज़्यादा करते हैं। उनके यहाँ पर काल के काफिले होते हैं। दिखावा करने के लिए एक से एक बंदूक होती है। उनका इस्तेमाल करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। अतः इस वस्तु का अधिकांश संग्रह कर प्रदर्शन करना, डींगे झाँकना, बड़ी बड़ी डींगे झाँकते हैं ना कई लोग, हमने ये कर दिया वो कर दिया, इसी तरह उसकी व्यवहार की ओर इंगित करता है। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। सनक का अर्थ होता है मित्रों, किसी भी वस्तु या शौक का जुनून छा जाना,
है ना। आप लोगों को शायद गाड़ी चलाने का जुनून हो, किसी को हवाई जहाज चलाने का जुनून हो, सबकी अलग अलग इच्छा होती है मित्रों। यानी किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चय, जुनून होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। जो लोग किसी कार्य को लेकर सनकी होने हैं वे अवश्य अपने लक्ष्य को पाकर रहते हैं। सनकी मतलब पागल। हमें 10वें में इतने परसेंटेज लाने हैं तो अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर चाहे हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, वीडियो से ही क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो बार बार वीडियो देखो, तब मित्रों कुछ समझ में आएगा, तो ही मज़ा आएगा। तो हम अपने इरादे को क्या कर सकेंगे, पार कर सकेंगे। तो सभी को अलग अलग तरह की क्या होती है, सनक होती है। किसी को पढ़ने की सनक सवार होती है, किसी को खाना खाने की, तो किसी को धर्म भारती को बचपन से ही पढ़ने की सनक सवार थी। अलग अलग, किसी को पुस्तक पढ़ने का शौक होता है। तो अलग अलग तरह की सनकें होती है। चलो मित्रों, ठीक है, थैंक यू।